हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नई सीरीज, नया आगाज, जो प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। चाहे आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी प्री, या एसएससी जीडी ले लीजिए, या यूपी टेट ले लीजिए, केवीएस ले लीजिए, आरआरबी ले लीजिए। प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के मैप का जिस तरीके से रिसर्च किया जाता है उसी तरीके से अध्ययन करेंगे, ताकि बनने वाले 100% क्वेश्चन यहाँ से बाहर न जा सके। इसी तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे भारत के तटवर्ती राज्य, क्योंकि तटवर्ती राज्यों को सबसे पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं तटवर्ती राज्यों से, क्योंकि भारत के तटवर्ती राज्यों को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। कोई तट कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या कोई तट ऊर्जा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या कोई तट व्यापार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। या तट की लंबाई, समुद्र में कितने दूर तक भारत के तट की लंबाई है, कितने अधिकतम समुद्री सीमा तक भारत की तटीय विस्तार है। तो इस विषय में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आपके अध्ययन के लिए हम बता देना चाहते हैं कि भारत में कुल 9 तटीय राज्य है, 9 तटवर्ती राज्य है, जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। जैसे अगर आप पूछेगा पश्चिमी घाट पर भारत के कुल कितने तट हैं, तो पश्चिमी घाट पर आपका एक गुजरात हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा गोवा हो जाएगा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा, पांचवा केरल हो जाएगा। जबकि आप पूर्वी घाट पे जाएंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। तो इन सब के विषय में अध्ययन हम बारी बारी से वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के जो वीडियो में खासकर कुछ भारत के अन्य विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे, और खासकर यह वीडियो गुजरात को लेकर एक विशिष्ट वीडियो होने वाली है। तो ध्यान रखिए, गुजरात से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले देख लेते हैं भारत की स्थिति के संदर्भ में तटवर्ती राज्य कौन कौन है। तो आप यहाँ पर गुजरात लिखा गया है, और इधर महाराष्ट्र लिखा गया है, इधर गोवा लिखा गया है, फिर कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो हम इसी पोर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे आज। इसी पोर्शन के विषय में, इसी हिस्से के विषय में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले भारत की अन्य स्थितियों के विषय में आपको बता दें। तो भारत का एक क्षेत्र जो है, भारत का अगर पूछेगा पश्चिमी घाट किस महासागर से जुड़ा हुआ है, तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। और कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। ये अरब सागर है, पश्चिमी घाट अरब सागर है। अब जैसे अरब सागर में भारत के कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों के विषय में अध्ययन करेंगे और अन्य विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे पश्चिमी घाट, भारत का यहां से यहां तक, मतलब गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के पश्चिमी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पूछेगा भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा केरल राज्य। कौन सा होगा? केरल, क्योंकि केरल में जो क्षेत्र बनता है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बनता है। तो जैव विविधता और हॉट स्पॉट समझने के लिए इससे पहले हम एक वीडियो उसको डाल चुके हैं। अगर आप वो देखे ना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, क्या होता है हॉट स्पॉट और क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। तो टाइम वेस्ट न करते चलो शुरू कर रहे हैं। तो गुजरात के विषय में विशेष अध्ययन करेंगे, यानी मैप रिसर्च के माध्यम से। तो गुजरात के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं, गुजरात की का नामकरण जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर
प्रतिहार वंश के गुर्जरों द्वारा पड़ा। गुजरार प्रतिहार यानी पाल प्रतिहार वंश के गुर्जरों द्वारा इसका नामकरण किया गया। अगर पूछा गुजरात का गठन कब किया गया? गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। और गुजरात गठन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ये जान लीजिए, गुजरात इसके पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। किसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। 1960 में एक समझौते के तहत एक तो गुजरात अलग हो गया, दूसरा महाराष्ट्र अलग हो गया। दो स्टेट स्वतंत्र रूप से उभर कर सामने आ गए, तो गुजरात और महाराष्ट्र। अगर पूछे गुजरात की आधिकारिक भाषा क्या है? गुजरात की जो राजकीय भाषा है गुजराती है, जबकि उसके साथ साथ वहां पर हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, तो आधिकारिक भाषा आपको बता दी। इसके बाद अगर पूछेगा गुजरात के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो गुजरात के प्रथम राज्यपाल मेहदी नवाज जंग थे। कौन थे? मेहदी नवाज जंग थे। जबकि वर्तमान अगर राज्यपाल आपसे पूछे, आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। अगर सीएम पूछे तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जीव मेहता। कौन थे? जीव राव मेहता। जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री का भी चुनाव हुआ। अभी चुनाव हो सकता, आज गणना थी, तो जो वीडियो बना रहे जब से आज गणना थी, अभी 2-1 दिन में चुनाव मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा, कौन सा मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो हो सकता है जो थे वही बनेंगे। तो अगर पूछेगा गुजरात में भी एक उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो गुजरात में जो प्रथम हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? सुंदरलाल थे। कौन थे? सुंदरलाल थे। जबकि अगर पूछेगा वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान न्यायाधीश कौन है? विक्रमनाथ। कौन है? विक्रमनाथ। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए गुजरात के अन्य प्रतीकों के विषय में समझ लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में। तो राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जानेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? एशियाई शेर। एशियाई शेर यानी पशु क्या है गुजरात का? एशियाई शेर। कहां पर पाया जाता है? गिर उद्यान में। कहां पर पाया जाता है? गिर उद्यान में। तो इसके बाद देखते हैं पक्षी कौन सी है? ग्रेटर राजहंस। गुजरात की राजकीय पक्षी कौन है? ग्रेटर राजहंस। जबकि गुजरात का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा। कौन सा है? गेंदा। जबकि राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। तो इतने महत्वपूर्ण विशेष आपको बता दिए। अब कुछ अन्य जानकारी आपको और देंगे। गुजरात में जैसे स्टेडियम, 2-3 स्टेडियम फेमस है, तो ध्यान रखिए मोटेरा, मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम। मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। कहां पर है? गुजरात में। एक सीबी पटेल स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। कौन सा? सीबी पटेल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है? तो सूरत में। कहां पर है? तो सूरत में। चलिए अन्य जानकारी आपको बताएंगे। आप गुजरात में 2-3 महोत्सव आपको याद रखना है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो पूछेगा पतंग महोत्सव कहां पर है? तो पतंग महोत्सव आपके गुजरात में है। कच्छ महोत्सव कहां पर है? आपके गुजरात में, कच्छ की खाड़ी है। और महादेव मेला कहां पर सब विशाल लगता है? तो गुजरात में, जो कि महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिए। इसके बाद प्रमुख जनजातियां याद रखना है। 3 प्रमुख जनजातियां याद रखना। वैसे तो बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन 3 प्रमुख परीक्षा के दृष्टि से आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। कौन? भील, चारण और वारदा। भील, चारण और वारदा, ये जनजातियां आपको विशेषकर याद रखना है, जो कि गुजरात से संबंधित है। गुजरात में 2 प्रकार के नृत्य आपको याद रखना है, एक गरबा, दूसरा डांडिया। एक गरबा याद रखना है, दूसरा डांडिया। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की प्रमुख नदियों के विषय में जान लेंगे। यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं। ध्यान रखिए, गुजरात की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा, तापी, बनास, सरस्वती, साबरमती और भोगवा। इतनी नदियों को आपको विशेषकर याद रखना है, जिनमें नर्मदा और तापी दोनों ऐसी नदियां हैं, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कैसी नदियां हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और तापी में नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं अन्य जानकारी में। कुछ उद्यान आपको याद रखना है, नेशनल पार्क यानी उद्यान याद रखना है। तो गुजरात में कौन सा? गिर उद्यान
कौन सा है? गिर उद्यान। गिर फेमस है, ध्यान रखिए। गिर को कैसे क्वेश्चन बनता है? गिरी कहाँ पर स्थित है? तो जैसे पूछा नीरी कहाँ पर स्थित है, नीरी नागपुर में स्थित है। और गिरी कहाँ स्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित है। आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद समुद्री समुद्री मैरीन पार्क कहाँ पर है या उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कच्छ उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। वसुधा उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। और नवसारी उद्यान कहाँ पर आपका है? तो गुजरात में। विशेषकर ध्यान रखिए। इसके बाद प्रमुख बांध देखते हैं। प्रमुख बांध कौन कौन से है? बांधों से भी क्वेश्चन बनता है। कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य से संबंधित है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सरदार सरोवर बांध कहां पर, किस पर है? नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। जबकि उकाई बांध किस नदी पर है? तो तापी नदी पर। किस पर? तापी नदी पर। अगला पूछेगा दांतीवाड़ा बांध। दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर है? तो कौन सी है? बनास। कौन सी नदी है? बनास। इसके पास पूछेगा धरोई बांध कहां पर है? धरोई बांध किस नदी पर है? तो साबरमती नदी पर। तो लगभग विशेषकर जो क्वेश्चन अतिरिक्त बनने वाले थे यहां से अध्ययन कर लिए। अब चलिए कुछ मैप के माध्यम से अन्य विशेष क्वेश्चनों को याद करते हैं। तो चलिए पहली बार हम देखेंगे गुजरात। गुजरात की स्थिति आप ये देख रहे हैं और मैप में एक गुजरात की स्थिति है। तो गुजरात कुल कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो सबसे पहला राज्य सीमावर्ती राजस्थान है। और दूसरा आपका सीमावर्ती राज्य है मध्य प्रदेश। और तीसरा सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र। तो गुजरात कुल कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो गुजरात कुल 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इससे बनने वाले अन्य विशेष क्वेश्चन को समझते हैं। गुजरात का सूरत शहर के विषय में कुछ देख लेते हैं। तो गुजरात का सूरत जो शहर है यहाँ पर एयरपोर्ट है। सूरत एयरपोर्ट कहां पर है? गुजरात में है। और सूरत से बनने वाले कुछ अन्य क्वेश्चन है। सूरत को किस नाम से जाना जाता है? डायमंड सिटी। क्या कहा जाता है सूरत को? डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को। एक तो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, दूसरा टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सूरत को। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो सूरत को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सूरत को कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। भारत का एक यूटी इस राज्य से जुड़ा हुआ है। इस राज्य के पास सीमा लगाता है। कौन सा यूटी है? दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली इसी से सीमा लगाता है। ये भी यूटी के विषय में जान लीजिए। ये भी कहां पर स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। कौन सा? दादर एवं नगर हवेली। ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। गुजरात में एक आलिया बेट द्वीप है। आलिया बेट द्वीप। तो पहले द्वीपों के विषय में जान लेते हैं। कौन कौन द्वीप है? गुजरात में एक आलिया बेट द्वीप है। और दूसरा आप अन्य द्वीपों के विषय में बता देते हैं। एक आलिया बेट द्वीप है। एक कौन सा द्वीप है? पांचम द्वीप है। कौन सा? पांचम द्वीप है। एक आलिया बेट द्वीप है, दूसरा पांचम द्वीप है। और एक द्वीप क्या है आपका? एक द्वीप है द्वारका द्वीप। पूछेगा द्वारका द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो द्वारका द्वीप कहां पर प्रसिद्ध है? कच्छ के रण में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्रोव वनस्पतियों के लिए। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। तो ध्यान रखिए। तो कहां पर है? द्वारका में। इसके बाद अन्य द्वीप एक है आपका बेला द्वीप। कहां पर स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? बेला द्वीप। इसके बाद पूछेगा नोरा द्वीप कहां स्थित है? नोरा द्वीप भी कच्छ की रण में स्थित है। ध्यान रखिए। इतने द्वीपों को आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए अन्य क्वेश्चन को आप देखते हैं। गुजरात में पनबिजली समझ लेते हैं। गुजरात में 3 पनबिजली संयंत्र है। 3 पनबिजली संयंत्र केंद्र है। तो क्या नाम है? कुडान। पहला नाम है कुडान बिजली संयंत्र केंद्र, दूसरा कैलान बिजली संयंत्र केंद्र, तीसरा उकाई बिजली संयंत्र केंद्र। 3 बिजली संयंत्र केंद्र कहां पर है? गुजरात में कुडान,
कुलान, कैलान और उकाई। कुलान, कैलान और इकाई, ये 3 बिजली संयंत्र केंद्र है। कहां पर? गुजरात में। अन्य देखते हैं, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात का एक प्रसिद्ध है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिए, क्या नाम है? काकरापार। क्या नाम है? काकरापार परमाणु केंद्र कहां पर है? तो आपको उत्तर लगाना है गुजरात में। पनबिजली केंद्र कौन कौन है? उड़ान, कैलान और उकाई, 3 याद रखना है। चलिए, एक आपसे पूछेगा पाटन। पाटन कहां पर स्थित है? तो पाटन क्या है? ये यरनाक सौर केंद्र है। सोलर केंद्र कौन सा है? पाटन। तो कहां पर है ये भी? पाटन कहां पर है? पाटन गुजरात में है। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा गुजरात की साक्षरता दर कितनी है? गुजरात की साक्षरता दर जो है 84.2% है। 84.2% है, जबकि गुजरात का लिंगानुपात कितना है? 919 प्रति 1000। 919 प्रति 1000 क्या है? गुजरात का लिंगानुपात है। ध्यान रखिए, गुजरात के 3 प्रमुख पहाड़ी याद रखना है। गुजरात में 3 प्रमुख पहाड़ी आपको याद रखना है। कौन कौन सी? एक तो आपको याद रखना है गिर। गिर याद रखना है, जिस पहाड़ी पर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। गिर पहाड़ी पर ही गुजरात का सर्वोच्च बिंदु क्या है? गोरखनाथ भी स्थित है। गोरखनाथ जो श्रेणी है, यहाँ पर एशियाई शेर निवास करते हैं। दूसरा मांडवी की पहाड़ी याद रखना है। तीसरा आपको वारदा की पहाड़ी। गिर, मांडवी, वारदा, 3 पहाड़ियों को याद रखना है। अगर पूछेगा गुजरात का सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो आपको याद रखना है गुजरात का सर्वोच्च बिंदु क्या है? गोरखनाथ। क्या दोस्तों? गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बताते हैं, गुजरात का ये वाला क्षेत्र कच्छ का रण है। ये वाला क्षेत्र गुजरात का कच्छ जिला है। मतलब ये आपका ये वाला भाग कच्छ जिला है। गुजरात का ये क्षेत्र जो आप देखना चाह रहे हैं, ये कच्छ का रण वाला है, यानी कच्छ की खाड़ी है। ये पूरा क्या है? कच्छ की खाड़ी है। आगे देखते हैं, अन्य समझते हैं, गुजरात में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 26 सीटें हैं। ध्यान रखिए, आगे देखते हैं, गुजरात में अन्य प्रसिद्ध चीजों को देखते हैं। तो गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह है? कुछ अन्य बंदरगाहों के विषय में जान लेते हैं। तो गुजरात में देखते हैं, गुजरात में एक मांडवी बंदरगाह है। कौन सा? मांडवी बंदरगाह। यहाँ पर एक है मांडवी बंदरगाह है। उसके बाद गुजरात में एक कांडला कांडला बंदरगाह है, यानी पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी है और कांडला एयरपोर्ट भी है। ध्यान रखिए, एक कांडला बंदरगाह भी है, एक कांडला एयरपोर्ट भी है। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। गुजरात का गांधीनगर शहर, गुजरात का गांधीनगर शहर, गांधीनगर शहर में क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। और साथ साथ गुजरात में एक चीज याद रखना है। कौन सा? रानी की वाव। कौन सा? रानी की वाव स्थित है। आपको हम या एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप इसका उत्तर हमें कमेंट्स में देंगे। रानी की वाव आपके जो नई करेंसी आई है, किस करेंसी में इसका वर्णन किया गया है? रानी की वाव का। इसका उत्तर आप कमेंट में देकर हमें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और देखते हैं अन्य जानकारी के संदर्भ में गुजरात में। तो गुजरात के संदर्भ में अन्य जानकारी, डायमंड सिटी आपको बता दिए हैं। तो गुजरात का अहमदाबाद शहर से कुछ अन्य क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर क्या है? पूर्व का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। या अन्य क्वेश्चन इससे बनता है, भारत का गहना, भारत का गहना कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? तो गुजरात। तो गुजरात किस सागर से जुड़ा हुआ है? तो अरब सागर से जुड़ा है। किस महासागर से जुड़ा है? तो अगर कहेगा किस महासागर से जुड़ा है, तो हिंद महासागर से जुड़ा है। किस अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा लगाता है? तो किस अंतरराष्ट्रीय देश से सीमा लगाता है? तो पाकिस्तान से सीमा लगाता है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा जो जोड़ता है, रेड क्लिफ के माध्यम से जुड़ता है। तो रेड क्लिफ आयोग कब गठित किया गया था? रेड क्लिफ आयोग 1947 में गठित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। तो ध्यान रखिए, गुजरात से बनने वाले इतने क्वेश्चनों को आपको विशेष कर याद रखना है।
तो यहाँ तो लगभग गुजरात से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों के विषय हम आपको बता। भारत का पूछेगा पश्चिमी छोर। भारत के पश्चिमी छोर का क्या नाम है? तो भारत का पश्चिमी छोर जो है यानी 68 डिग्री कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है? तो जैसे भारत का पूछेगा अंतिम छोर क्या नाम है, इधर पश्चिमी घाट का अंतिम छोर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या नाम है? वालांग, क्या नाम है? सरक्रीक या गुहार मोती। क्या नाम है इसका? सरक्रीक या गुहार मोती। क्या है? सरक्रीक या गुहार मोती। सरक्रीक या गुहार मोती क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि भारत के पूर्वी छोर का क्या नाम है? वालांग किबितु। तो उसका विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी छोर। उत्तरी छोर क्या है? उत्तरी छोर क्या है? उसका नाम है उत्तरी छोर जो आपका गुजरात, वो क्या है? लद्दाख में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि दक्षिणी छोर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा काल। उत्तरी छोर का नाम है इंदिरा काल, जबकि दक्षिणी छोर का क्या नाम है? केप कमोरियन। क्या है? केप कमोरियन। उसका हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो ध्यान रखें, इस बिंदु का याद रखना है आपको नाम। प्रमुख बंदरगाह आपको क्या बताएं? एक कांडला बंदरगाह है, और इसके बाद यहाँ पर मांडवी बंदरगाह। कौन सा है? मांडवी बंदरगाह के विषय में आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपका पोरबंदर बंदरगाह। कौन सा? पोरबंदर बंदरगाह है। तो ध्यान रखना, इन बंदरगाहों को विशेष कर याद रखना है। वैसे गुजरात में कुल मिलाकर लगभग 40 के आसपास बंदरगाह हैं, लेकिन आपको मुख्य याद रखना है कांडला बंदरगाह को याद रखना है, पोरबंदर बंदरगाह को याद रखना है। इसके बाद क्या है? यहाँ पर कौन सा है? मांडवी बंदरगाह को आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर सोमनाथ को याद रखना है। सोमनाथ जो शहर है, यहाँ पर भी सोमनाथ का मेला भी लगता है, ध्यान रखिए। तो सोमनाथ, इसी मंदिर को जो लूटा गया था, इतिहास मतलब जो विदेशियों द्वारा, ध्यान रखिए, इसी मंदिर को लूटा गया था, सोमनाथ मंदिर को। ध्यान रखिए, वही मंदिर है, यहीं पर स्थित है। इसके बाद आपको जो भी अतिरिक्त जानकारी थी हम दे चुके हैं। अगर ध्यान रखिए, विशेषकर जितना आपको बता दिए, एक विशेषकर अच्छे से नोट्स बनाइए और उसका अध्ययन करिए। इसका नोट्स बनाकर अध्ययन करेंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। जैसे महात्मा गांधी हो गए, विनोबा भावे हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और दादा भाई नौरोजी हो गए। इतिहास की ये पूरी तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास की ये लोग जड़ के रूप में प्रभावी रहे। जैसे महात्मा गांधी कहाँ पर जन्मे थे? आपको पता है, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। इसके बाद ये वहां से अपनी पढ़ाई के लिए ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन के बाद आपको पता है कि अफ्रीका में काफी दिन तक रहते हैं। अफ्रीका से जब और लौट कर आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद गांधी जी वहां से आते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो साथ साथ उसी सत्र में काशी, उसी सत्र में हिंदू विश्वविद्यालय मुख्य गेस्ट वक्ता के रूप में चुने जाते हैं। इसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती है। तो राजकुमार शुक्ला इनको बताते हैं किसके संदर्भ में? चंपारण के संदर्भ में, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, जहां पर जाते हैं चंपारण जो नील विद्रोह था उससे संबंधित समस्या, प्रमुख घटनाओं का निपटारा करवाते हैं। तो इसके बाद वहां ये बात फिर जाते हैं खेड़ा खेड़ा इसके बाद अहमदाबाद जाते हैं। इस तरीके से गांधी जी धीरे धीरे पूरे भारत के लिए एक नींव का काम किए और अंततः भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत अधिक भूमिका निभाए। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत अच्छी भूमिका रही। ये कुल मिलाकर विदेशी चीजों का बहिष्कार करने के संदर्भ में लाठी लगने के कारण इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, सरदार पटेल। इसके बाद आगे अगला है नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण करने में प्रमुख भूमिका दादा भाई नौरोजी की रही। ये सब आधुनिक भारत के लिए एक रीढ़ की तरह साबित थे। इसके विषय में हम आधुनिक भारत के इतिहास में अतिरिक्त पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग अध्ययन कर रहे हैं। ज्यादा इतिहास में लेके जाएंगे तो आपको भी बोरियत महसूस होगी। लेकिन इन चारों व्यक्तित्व का नाम याद रखना, किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। चलिए, चुके हैं
तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से अच्छे से वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट्स करें और बताएं आपको यह कक्षा कैसा लग रहा है। आशा दिलाते हैं हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।